हम बात कर रहे हैं यूनिफाइड प्रोसेस की। अब ये यूनिफाइड प्रोसेस क्या है और रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस क्या है, आपने जैसे प्रेसमैन की किताब अगर देखी हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, उसमें रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस बताया गया है। कई किताबों में यूनिफाइड प्रोसेस बताया गया है, रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस की बात नहीं हुई है। तो हम अब जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिफाइड प्रोसेस क्या है और इसमें रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस का क्या रोल है। तो यूनिफाइड प्रोसेस का मतलब ये है, जैसे नाम ही बता रहा है, ऐसे प्रोसेसेस जो यूनिफाइड हो, एकाकी हो। सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स होते चले जा रहे हैं और बहुत जल्दी अपडेट भी हो रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो पुरानी पद्धतियां हैं उसे भी आजकल अपना रहे हैं। अब डेवलपमेंट प्रोसेस बहुत डाइवर्स हो गया है। ऐसा नहीं कि आपको केवल डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है, आपको वेब एप्लीकेशन बनाना है, आपको एम्बेडेड बनाना है, आपको फर्मवेयर बनाना है। तो सॉफ्टवेयर केवल अब सॉफ्टवेयर तक नहीं रह गया है, वो हार्ड सॉफ्टवेयर हो गया है। तो यूनिफाइड प्रोसेस का अगर हम प्रिकर्सर देखें, हम ये जानना चाहते हैं या ये करना चाहते हैं कि हमारा मेन एम ये रहे कि यूजर की जो रिक्वायरमेंट है, किसी ने मुझसे कहा कि साहब 4 अंडे दे दीजिए, और मैंने उसको 4 अंडे दिए, मेरा काम खत्म, मैंने सही काम किया। किसी ने मुझसे कहा 4 अंडे दीजिए, अब मैंने समझ नहीं पाया कि वो मुर्गी के मांग रहा है, वो बतख के मांग रहा है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि उसको देसी अंडे चाहिए या उसको ये नॉर्मल अंडे चाहिए जो व्हाइट वाले आते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, इसको कैसे दूर किया जाए। हमारा मेन एम ये है कि यूजर रिक्वायरमेंट को हमें सॉफ्टवेयर सिस्टम में देना है, तब्दील करना है। यहां पर आता है आपका डाइवर्सिटी। अलग अलग डाइवर्सिटी, अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर हैं। कोई एक सॉफ्टवेयर तो है नहीं कि आपने एक टूल बना दिया कि ऐड कीजिए 2-3 नंबर को, 2-3 नंबर एंटर किया, ऐड किया और नंबर आ गया, 2-3 का ऐड किया तो 5 आ गया। अभी ऐसा नहीं रहा। अब आपके सॉफ्टवेयर जो है लाइफ बचाते हैं, आपके सॉफ्टवेयर जिंदगी बचाते हैं, आपकी सेना के लोगों को बचाते हैं, आपके सिविलियंस को बचाते हैं, उनके काम में आ रहे हैं, उनकी जिंदगी, उनकी लाइफ का एक रोल बन गए हैं, उसमें एक निहित हो गए। यहां पर बात आती है यूनिफाइड प्रोसेस की। यूनिफाइड प्रोसेस करता क्या है? एक तो आपको बताएगा, आप यानी कि मैं टीम की बात कर रहा हूं कि ऑर्डर क्या होगा एक्टिविटीज का, किसके बाद क्या चीज आएगी। टीम के काम को इंडिविजुअल के काम के साथ जोड़ेगा और आर्टिफैक्ट्स बताएगा, क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या डिलीवरेबल होने चाहिए, कब क्या चीज होनी चाहिए। दूसरा तरीका और दूसरी चीज, आप कोई भी चीज को जब मेजर कर सकते हैं तब उसकी क्वालिटी बता सकते हैं। मॉनिटर करना, मेजर करना, ये भी उसका क्राइटेरिया यूनिफाइड प्रोसेस देता है। यूनिफाइड प्रोसेस की हिस्ट्री देखते हैं। 1967 में एरिक्सन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस आया। ये कंपोनेंट बेस्ड था, इसमें डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्नोलॉजी लगाई गई, पैराडाइम लगाया गया और ट्रैफिक केसेस सॉल्व किए गए। यकमसन साहब जो एक यूएमएल के दाता भी हैं, उन्होंने वर्कफ्लोज बताए जो आज तक चल रहे हैं। 87, सोचिए आप, 87 और कहां 2017, कितने साल हो गए इसको? 30 साल। अब देखिए आप 30 साल के बाद भी आज आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, कोड और टेस्टिंग की बात करते हैं। यही 5 फेज है, यही 5 आप सोचते हैं, एक मेंटेनेंस ऑफ जोड़ दीजिए इसमें। ये डॉक्यूमेंट ड्रिवन था, डॉक्यूमेंट होने चाहिए हर चीज के। फिर रैशनल, ये एक कंपनी है, रैशनल एक कंपनी है, रैशनल के प्रोडक्ट अलग अलग आते हैं। इन्होंने कहा कि इटरेटिव डेवलपमेंट प्रोसेस होना चाहिए साहब। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने दिखाया भी, बताया भी, रैशनल ऑब्जेक्टरी प्रोसेस, आरओपी जिसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच थी। और फिर रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस बना जिसे हम आरयूपी कह रहे हैं। ये प्रोसेस मॉडल था और इसमें भी टेम्पलेट्स बताए गए। फिर येकब्सन ने 1999 में येकब्सन साहब ने पब्लिश किया यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। 3 की एस्पेक्ट्स होते हैं। देखिए इस पूरे जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें अगर ये 3 आप समझ गए चीजें तो आप यूनिफाइड प्रोसेस को समझ जाएंगे। 3 एस्पेक्ट है। यूज केस ड्रिवन, जो यूजर काम करेगा, यूजर जिस तरीके से इंटरेक्ट करेगा आपके सिस्टम में, उस हिसाब से आपका सॉफ्टवेयर बनना चाहिए, उस हिसाब से आपके प्रोसेसेस होने चाहिए। आर्किटेक्चर सेंट्रिक, आर्किटेक्चर अब यहाँ पर डिजाइन भी बोल सकते हैं आप इसको, लेकिन क्यों ना हम आर्किटेक्चर, क्योंकि जो बताया गया वैसे ही हम समझते हैं। आर्किटेक्चर सेंट्रिक, अगर आपने सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर ठीक से बना दिया और उस आर्किटेक्चर को बार बार देखने के बाद, यानी बार बार रिफाइन करने के बाद आप बेस्ट आर्किटेक्चर पे पहुंच गए, तो कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने से रोक सके। इटरेटिव और इंक्रीमेंटल, कभी भी एक चीज एक समय में नहीं होती। हो सकता है कोई 12वीं में आईआईटी में फर्स्ट रैंक ले आए, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस में फर्स्ट रैंक ले आए, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन जिसे कहते हैं कि रसरी आवत जात से सिल पर परत मिसाल, मेहनत और बार बार किसी चीज को आप करेंगे तो आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। इटरेटिव इंक्रीमेंटल मॉडल यही कहता है कि आप सॉफ्टवेयर को इंक्रीमेंटल अप्रोच लीजिए ताकि आप बेस्ट चीज दे सकें।
यूज केस ड्रिवन का मतलब क्या होता है? यूज केस ड्रिवन का मतलब ये है कि जो भी यूज केसेस हैं उस हिसाब से आप डेवलपमेंट प्रोसेस बनाइए, उसका सीरीज ऑफ वर्क फ्लो वहां से डिराइव होना चाहिए, कहां से? यूज केसेस से डिराइव होना चाहिए, जो भी आप प्रोसेस आप डिफाइन कर रहे हैं। टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है इसमें? अभी यूजर्स, वो लोग, वो इंडिविजुअल्स, वो सिस्टम जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेंगे। यूज केस, जो इंटरेक्शन होगा यूजर और सिस्टम के बीच में, यानी कि ये सिस्टम एक यूजर के लिए क्या करने वाला है, यूजर इस सिस्टम से क्या चाहता है। यूज केस मॉडल, ये यूज केसेस के कलेक्शन है और जो भी फंक्शनलिटी, पूरी फंक्शनलिटी उसका डिस्क्रिप्शन है। इनिशिएट एंड बाइंड, कौन से टूल आप यूज करेंगे स्पेसिफाई करने के लिए रिक्वायरमेंट को, किस तरीके से डिजाइन निकल के आएंगे और आपके टेस्टिंग के लिए सोर्स क्या होंगे। आर्किटेक्चर सेंट्रिक, हमने यूज केस देख लिया, अब आर्किटेक्चर सेंट्रिक। आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि पूरे डिजाइन ये एक व्यू है कंप्लीट डिजाइन का, जिसमें आपकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, जिसमें बहुत सारी डिटेल नहीं देंगे आप, विदाउट टू मेनी डिटेल्स, कि बस शुरुआत में आप 5 से 10% यूज केसेस रखिए और इसके बाद यूज केसेस को और बढ़ाइए, ग्रोथ कीजिए, इसकी बढ़ाइए स्ट्रक्चर और फंक्शन के हिसाब से। ऐसा नहीं कि एक ही बार में डिजाइन आपने पेश कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं इंक्रीमेंटल और इटरेटिव। सिंप्लीफाइड प्रोसेस, एक रफ आउटलाइन बना दीजिए यूज केस इंडिपेंडेंट। अब इसमें कुछ सबसेट बनाइए आइडेंटिफाइड यूज केसेस के 5 से 10% के लिए। फिर उसके बाद जैसे ही आपका आर्किटेक्चर और अच्छे से डिस्कवर किया जाएगा, आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे कि साहब ये आर्किटेक्चर में ये चीज होती तो अच्छा होता, ये वो चीज अच्छी तो होती, तो जो अच्छा करके बहुत अच्छा हो जाएगा तो आप और यूज केस स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब यूज केस और आर्किटेक्चर, जैसे हमने कहा यूज केस ड्रिवन होना चाहिए, आर्किटेक्चर सेंट्रिक होना चाहिए, यूनिफाइड प्रोसेस। तो यूज केस इन्फ्लुएंस करता है सिस्टम आर्किटेक्चर को और सिस्टम आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस करता है यूज केसेस को, और बदले में यूज केस ड्राइव करता है सिस्टम आर्किटेक्चर। सिस्टम आर्किटेक्चर जो बनेगा वो यूज केसेस के हिसाब से बनेगा, और जब सिस्टम आर्किटेक्चर बन जाएगा वो कहीं ना कहीं आप बैक ट्रैक कर सकें, ट्रेस कर सकें यूज केसेस को। इटरेटिव इंक्रीमेंटल का मतलब क्या है? इटरेशन का मतलब ये है कि आप अलग अलग हर बार स्टेप्स में मिनी प्रोजेक्ट बनाएं, बड़ा प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, छोटे प्रोजेक्ट से शुरुआत करें और आगे बढ़ाएं इसको। यानी कि आप डिजाइन जो रिलेवेंट यूज केसेस के पहले बना लें, फिर इसको इंप्लीमेंट कर लें कंपोनेंट्स को, उसके बाद जो इकोनॉमी के हिसाब से धीरे धीरे इनको और जोड़ें, यानी ग्रोथ प्रोडक्ट में दिखाएं। एडिटिव ना हो, जरूरी नहीं है एडिटिव हो, लेकिन ग्रोथ दिखनी चाहिए, छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, ऐसे करके आप फाइनल प्रोडक्ट पे जाएं। इस कंट्रोल इटरेशन का बेनिफिट क्या है? पहले तो ये आपकी कॉस्ट जो रिस्क के साथ इन्वॉल्व है उसको कम करता है पहले इंक्रीमेंट में। उसके बाद अगर आप पहले ही चीजें तैयार करके फर्स्ट गो में देंगे तो आपकी डिलीवरी में असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम आप यूजर को कुछ दिखा पा रहे हैं और आप रिस्क पहले पकड़ पा रहे हैं। अगर आपने फाइनल बता दिया, फाइनल बना के दिखा दिया, जैसे वाटरफॉल मॉडल में होता है, तो यूजर बोलेगा नहीं इसमें ये होता तो वो ठीक नहीं है, ये चीज चाहिए मुझे। अब उसको ठीक करने में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी सोचिए। आप एक प्रोटोटाइप या फिर एक मिनिमम आप सॉफ्टवेयर दिखाइए, उससे यूजर को एक फील मिलेगा कि व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, और उसके हिसाब से वो आपको अपने सजेशन दे सकता है। पूरे डेवलपमेंट एफर्ट को एक ही टेम्पो में रखना है। ऐसा ना हो कि अरे साहब अब तो सॉफ्टवेयर बन गया तो टेस्टिंग ही बाकी है, चलिए छोड़िए, ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए एन मोमेंट पे मान लीजिए आपको दिल्ली से ट्रेन पकड़नी है, ओके, और दिल्ली में नई दिल्ली भी है, निजामुद्दीन भी है। दिल्ली से ट्रेन पकड़नी है, एकदम से ट्रेन का एक वो हो गया, अनाउंसमेंट हो गया कि साहब ट्रेन यहाँ से नहीं, दिल्ली से नहीं, निजामुद्दीन से जाएगी। लास्ट मोमेंट पे आपको मॉडिफिकेशन पे तैयार होना चाहिए, कम से कम 1-2 घंटा 4 घंटा आप रखेंगे, तभी तो आप निजामुद्दीन पहुंच पाएंगे, ताकि वहां से ट्रेन पकड़ सकें। यही सॉफ्टवेयर में करना है। तो इन 3 कॉन्सेप्ट हमने देखे, इसमें क्या रिलेशनशिप है? यूज केस ये गोल डिफाइन करेगा, यूज केस से इटरेशन बनेंगे, यूज केस ड्राइव करेगा आपके आर्किटेक्चर को, आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस करेगा यूज केस को, और आर्किटेक्चर डिजाइन एक गाइड भी करेगा कितने आइटरेशन होने चाहिए। तो लाइफ साइकिल यूनिफाइड प्रोसेस की क्या है? हर एक साइकिल एक प्रोडक्ट रिलीज के साथ एंड होगा। हर एक साइकिल में 4 फेजेस होंगे। इसको इस तरीके से याद करिए, IECT ऐसे याद कर लीजिए। इंसेप्शन, इलैबोरेशन, कंस्ट्रक्शन और ट्रांजिशन। इंसेप्शन, इलैबोरेशन, कंस्ट्रक्शन और ट्रांजिशन, ये 4 फेजेस आपके होने हैं हर एक साइकिल में। ये देख लीजिए, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी, ये अलग अलग डिसिप्लिन, क्योंकि ये सब तो चलने ही चलने हैं, बिजनेस मॉडलिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, टेस्ट, ये तो आप जानते ही हैं, जो याकूब साहब ने कहा और आपके दिमाग में भी है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट ली जाती है, फिर डिजाइन किया जाता है, फिर प्रोग्रामिंग की जाती है या कोडिंग की जाती है, कंस्ट्रक्शन किया जाता है, उसके बाद हम टेस्टिंग करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। ये तो चलता ही है, सारे सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल में आपको मिलेगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है? यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है इंसेप्शन, इलैबोरेशन, कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिशन की, और यहाँ नंबर ऑफ इटरेशन,
बार बार ये इटरेट होगा, ऐसे नहीं कि इलैबोरेशन एक बार में हो जाएगा, इटरेशन होगा इसका भी। साइकिल जब एंड होगी तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट रिलीज होगा, जिसके साथ फिनिश प्रोडक्ट देंगे, जिसमें आप रिक्वायरमेंट, यूज केसेस, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, टेस्ट केसेस, ये सब आने चाहिए उसमें। और जो आर्टिफैक्ट्स है वो आप मॉडल करेंगे यूएमएल से। जब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने कहा रिलीजेबल, इसका मतलब ये है कि आपके जो प्रोडक्ट है, जब आप एक बार ये साइकिल एक बार कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ये सारी चीजें दिखनी चाहिए। नए साइकिल, अगर कोई नई साइकिल बनाते हैं तो आपको यूज केस मॉडल चाहिए, एनालिसिस मॉडल चाहिए, डिजाइन का मॉडल चाहिए, इंप्लीमेंटेशन का मॉडल चाहिए, डिप्लॉयमेंट का मॉडल चाहिए, टेस्ट का मॉडल चाहिए, और आर्किटेक्चर का रिप्रेजेंटेशन चाहिए। किसमें करेंगे? फेजेस, हर एक साइकिल में फेजेस क्या है, जैसे अलग अलग फेज दिया, इंसेप्शन, इलैबोरेशन, कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिशन। इंसेप्शन में क्या होगा? इंसेप्शन का मतलब ये है कि एक सबसे पहले आप जो एंड प्रोडक्ट है उसके लिए अपने आप को तैयार करिए। आपका दिमाग बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या बनाना है। बिजनेस केस क्या है, आप किस चीज के लिए बना रहे हैं? आप किसी मेडिकल फैसिलिटी के लिए बना रहे हैं या किसी से बिजनेस प्रोडक्ट बना रहे हैं बैंकिंग के लिए? गोल डिफाइन करिए, इसके लिए केसेस बनाइए, बिल्ड बिजनेस केस, और देखिए कि इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या है, सिस्टम रिक्वायरमेंट। अब इसमें रिस्क देखिए, अब मैं अगर मान लीजिए कोई बिजनेस के लिए बना रहा हूं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि बिजनेस के पीछे अगर सरकार कुछ चेंज करती है, अपने पॉलिसीज चेंज करती है, मैं उसको कैटर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। कॉस्ट है, टाइम है, पॉलिटिकल एनवायरमेंट है। इलैबोरेशन में क्या करेंगे? आर्किटेक्चर को आप एक्सप्रेस करेंगे, दिखाएंगे अलग अलग डिफरेंट मॉडल में, आर्किटेक्चर डेवलप करेंगे, और जो भी फंक्शन रिक्वायरमेंट है उनको कैप्चर करेंगे एज यूज केसेस। फिर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट देखेंगे, कंस्ट्रक्शन को प्लान करेंगे, और रिस्क मैनेजमेंट आपका चलता रहेगा, इंसेप्शन से आगे तक चलता रहेगा आपका। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? अब यहाँ पर आप इस आर्किटेक्चर जो आपका ब्लूप्रिंट या एक खाका बन गया है उसमें आप सॉफ्टवेयर ऐड करेंगे, सिस्टम को बनाएंगे और आर्किटेक्चर इंटीग्रिटी को मेंटेन करेंगे, यानी कि आर्किटेक्चर आपका स्टेबल होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा चेंज भी कर रहे हैं तो आर्किटेक्चर शुड बी स्टेबल। इटरेटिव और इंक्रीमेंटल मॉडल आप कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे। ट्रांजिशन मतलब अब आप बीटा रिलीज पे जाइए, ट्रायल कीजिए, डिफेक्ट और डेफिशिएंसी को निकालिए, करेक्ट करिए, इंप्रूवमेंट करिए, यानी कि आपकी फाइनल टेस्टिंग, जिसे हम सिस्टम एक्सेप्टेंस या बीटा टेस्टिंग कहते हैं। आप जो कस्टमर हैं उनको ट्रेन करिए, पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, इंस्टॉलेशन और कंसल्टेशन दीजिए। उसके बाद एक पोस्टमार्टम रिव्यू कर दीजिए। जब आपने कर दिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद एक पोस्टमार्टम रिव्यू भी होता है कि इस प्रोजेक्ट से हमने क्या सीखा, इस प्रोजेक्ट में हमें क्या चैलेंजेस मिले, हमने किस तरीके से उसको किया, किस और अच्छे तरीके से किया जा सकता था। तो अब जो मैंने आपके बाएं हाथ पे आपको बताया था, जो इंसेप्शन IECT आपने देखा, उसके बाएं हाथ पे कुछ लिखा था, वो ये है बिजनेस मॉडलिंग, यानी कि बिजनेस का कॉन्टेक्स्ट, स्कोप और सिस्टम यहाँ आपको बताना है। रिक्वायरमेंट, यानी कि जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स है उसको इंजीनियर करना है। एनालिसिस, डिजाइन की बात करें तो एक ऐसा आर्किटेक्चर जो रोबस्ट, ये बनाना है यहाँ पे। एंटरप्राइज मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जो एक प्रोजेक्ट के साथ अम्ब्रेला एक्टिविटी चल रही है उसका मैनेजमेंट होना चाहिए। तो अब सवाल उठता है, जो मैंने पहला सवाल पूछा था आपसे कि यूपी तो ठीक है, यूनिफाइड प्रोसेस, लेकिन RUP क्या है, रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस क्या है? यूपी यूनिफाइड प्रोसेस एक फिलॉसफी है, कैसे हम प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच अब हमारी होगी। RUP एक रैशनल का कमर्शियल प्रोडक्ट है, रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस इज अ कमर्शियल प्रोडक्ट। तो इसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, जो रैशनल कॉर्पोरेट का इंट्रैक्शन देखिए। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के लिए रैशनल ने अलग अलग अपने ये अलग अलग देखिए, जब मैं बता रहा हूँ हो सकता है कि आप जब देख रहे हो तो रैशनल के कुछ और प्रोडक्ट हो। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस के लिए उनका के लिए प्रोडक्ट है, विजुअल मॉडलिंग और डेवलपमेंट के लिए प्रोडक्ट है, ऑटोमेटेड टेस्टिंग के लिए है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए है, कॉन्फ़िगरेबल प्रोसेस के लिए है। तो UML एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग के लिए। OMG ग्रुप, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा ये संचालित है। RUP UML को यूज करती है ब्लूप्रिंट बनाने के लिए सॉफ्टवेयर का। तो यहाँ पर कहा गया है कि हम जानना चाहते हैं कि ऐसा कुछ बनाएं जो हमारे लिए, यूजर के लिए विन विन सिचुएशन हो। RUP की स्ट्रेंथ ये है कि ये कॉन्क्रीट और साउंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल पे आधारित है। जो मैकेनिज्म है ये आपको एक विजिबिलिटी देते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान। RUP में आपको HTML बेस्ड डिस्क्रिप्शन मिलते हैं। वीकनेसेस है कुछ इसकी, RUP की हर चीज की वीकनेस होती है। ये डेवलपिंग प्रोसेस के बारे में बात करता है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस के बारे में बात नहीं करता है पूरी तरीके से। जो मल्टी फंक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एफर्ट्स है उसको सपोर्ट थोड़ा सा कम है। जो इटरेटिव नेचर है, एक्सपीरियंस यूजर के लिए इटरेटिव नेचर एक फॉरेन की तरह दिखता है, क्योंकि वो इटरेटिव नेचर नहीं करते हैं, उनके लिए एक
सीधा तरीका है कि हम रिक्वायरमेंट से लेकर मेंटेनेंस तक पहुंचे। कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए टूल ड्रिवन अप्रोच कभी कभी पूरी नहीं हो सकती। तो 6 बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं यूपी और आरयूपी की बात करें। एक तो इटरेटिव सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट है, डेवलपमेंट है, रिक्वायरमेंट का मैनेजमेंट है, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है, विजुअली मॉडल सॉफ्टवेयर यूजिंग योर यूएमएल एक्सेट्रा, क्वालिटी कंट्रोल है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है। यहाँ पे आरयूपी कंपोनेंट बेस्ड है, आरयूपी विजुअल मॉडलिंग लैंग्वेज यूएमएल 3 एस्पेक्ट पे डिपेंड होती है, जैसे हमने देखा कि यूज केस ड्रिवन, आर्किटेक्चर सेंट्रिक, ये आपके मेन बेस है इसके आरयूपी के या यूपी के। और यहाँ पर एक ऐसा फ्रेमवर्क बनता है जो सबको इंटीग्रेट करता है, चाहे वो रिस्क मिटिगेशन हो, वर्कफ्लो हो, क्वालिटी कंट्रोल। डेवलपर इसके अलावा भी अपने मॉडल खुद भी बना सकते हैं। ये अंतर हुआ यूपी और आरयूपी में। अब आपको देखना है कि आपको क्या यूज करना है, क्या आपको बेहतर लगता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बहुत सारी है। आपके प्रोजेक्ट के लिए, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके लिए क्या बेहतर है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।